एक बैग मिलता है और बैग के अंदर एक लाश मिलती है। लाश को दो हिस्सों में काटा गया था क्योंकि लाश पैक होने में थोड़ी दिक्कत कर रही थी, इसलिए उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा चुनौती वाली बात बन जाती है उसकी पहचान करना कि आखिरकार ये है कौन। डॉग स्क्वाड को बुलवाया जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलवाया जाता है, पुलिस के आला अधिकारी थे। और तभी पुलिस की नज़र पड़ती है उस बैग पर। जो ट्रॉली बैग होता है, बैग पर एक बार कोड लगा हुआ था। बार कोड देखकर एक आईपीएस ऑफिसर ने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस तरह का जो बार कोड होता है, जब कोई हवाई जहाज़ से सफ़र करता है तो सफ़र करने के दौरान इस बैग की पहचान करने के लिए कि आखिरकार ये बैग किसका है, कहीं खो ना जाए, तो उस पर एक बार कोड लगा दिया जाता है, जिस तरह से आपको एक फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही एक बार कोड लगा हुआ था उस पर। अब उस बार कोड को भेजा जाता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो कि लखनऊ में है, वहाँ भेजा जाता है देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार ये क्या देखकर बता सकते हैं कि ये बैग किसका है, इस पर क्या नाम क्या पता आ रहा है। जैसे ही उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद अब उस बैग के मालिक का नाम, पता, उम्र उसकी और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ ही वो कहाँ का रहने वाला है, उसके गांव का पिन कोड क्या है, एक छोटी से छोटी जानकारी आखिरकार मिल जाती है। पुलिस लगभग 6 घंटे का समय हुआ था उस बैग को मिले हुए। अब 6 घंटे बाद आखिरकार पुलिस उस पते पर जाती है ये जानने के लिए कि आखिरकार वो व्यक्ति है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके बैग का इस्तेमाल किसी और के लिए किया गया हो। जैसे ही पुलिस ने जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है, दस्तक देने के बाद बातचीत करती है, तो पुलिस को वहाँ पर एक और बैग मिल जाता है और इस घटनाक्रम का, इस पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। ये कहानी ऐसी है कि इसमें भी एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, वो भी इश्कबाजी के चक्कर में आने के बाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया। और ज़िला देवरिया का जो मुख्यालय है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है। उस थाने का नाम है तरकुलवा। तरकुलवा थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है पकड़ी छाबर पटखोली। दरअसल यहाँ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जितेंद्र गिरी। जितेंद्र गिरी अपनी गेहूँ की कटाई के लिए जो मशीन होती है, कंबाइन मशीन, उसको लेकर 20 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास खेत में लेके जाता है। जैसे ही उसने मशीन को वहाँ जाकर खड़ा किया, पड़ोसी का एक खेत होता है, उस पड़ोसी का नाम होता है मदन जायसवाल। मदन जायसवाल के खेत पर जैसे ही नज़र पड़ती है, क्योंकि उसके गेहूँ उठ चुके थे, कट चुके थे, खेत का एक तरह से मैदान था। जब खेत पर नज़र पड़ती है तो देखता क्या है कि वहाँ पर एक ट्रॉली वाला बैग पड़ा हुआ है। उस बैग को वो देखता है, बहुत करीब जाता है उसके पास, और करीब जाने के बाद वहाँ से हट जाता है। उसे ये अंदाज़ा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ है, इसको वो हाथ लगाएगा तो उसके हाथ भी झुलस सकते हैं, वो भी इस परेशानी की जद में आ सकता है। उसने समझदारी से काम लिया और तुरंत ही उसने लगभग 11 बजे या सवा 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर फ़ोन लगा दिया। और जैसे ही फ़ोन लगाता है तो फ़ोन लखनऊ जाता है। लखनऊ से फ़ोन जाने के बाद ये एक थाना होता है, थाना तरकुलवा, वहाँ तक सूचना पहुँचती है। वहाँ सूचना पहुँचने के बाद अब पुलिस सक्रिय होती है, पुलिस यहाँ पर आ जाती है। अब एएसपी अरविंद वर्मा, सीओ संजय रेड्डी, एसएचओ, तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंच जाते हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी मौके पर आ जाते हैं और मामले की जांच पड़ताल करते हैं। और जहां पर जिस जगह पर ये बैग मिला है, उस जगह को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न कर सके। जैसे ये सूचना गाँव में पहुँचती है, गाँव के सैकड़ों की संख्या में लोग, ग्रामीण और काम करने वाले जो आसपास काम कर रहे थे, सभी लोग पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार एक बैग मिला है, बैग के अंदर है क्या। जैसे ही एक पुलिस वाला उस बैग को खोल रहा था, वीडियोग्राफी हो रही है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि शरीर के 2 हिस्से हैं, आधा हिस्सा नीचे का है, आधा हिस्सा ऊपर का है। अब ये किसका है, कौन है मरने वाला, अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा था जैसे कि 35 या 38 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी, और उसे किसी बुरी तरह से काटा गया है। उसे लगता था कि जैसे धारदार हथियार से उस पर बार बार हमले किए गए थे, ऐसा लग रहा था जिससे किसी ने अपनी बहुत बड़ी, बहुत तगड़ी दुश्मनी उससे निकाली हो। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जुटने के बाद ये कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये पता चल सके कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। तभी पुलिस की एक आईपीएस ऑफिसर की नज़र पड़ जाती है उस बार कोड पर, जो बार कोड उस बैग जो था, उस ट्रॉली बैग, उस पर लगा हुआ था। उस पर कुछ अंक होते हैं, उस अंकों के माध्यम से पता चल जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। उस पुलिस अधिकारी ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होता है लखनऊ के अंदर, उस कोड को वहाँ भेजते हैं और कहते हैं कि स्कैन करके ज़रा बताइए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए कि आखिरकार ये बैग है किसका। अभी भी सिर्फ बैग की तलाशी ली जा रही है, ये लाश किसकी है अभी इसकी बाद में होगी। लेकिन जैसे ही इस बैग के बारे में पता चलता है तो बैग था नौशाद अहमद
पुत्र अली मोहम्मद, उम्र लगभग 38 साल के आसपास, थाना था मैल और ज़िला है देवरिया, गांव है भटोली। ये लगभग शाम 6 बजे के आसपास पुलिस इसी के गांव में, इसी के घर पर, उसी के घर के दरवाजे को जैसे ही नॉक करती है, खटखटाती है, तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। नाम होता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान मिलती हैं और वो पूछती हैं कि जी बताइए क्या बात है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपके पति से मिलना है, क्या बता सकती हो कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। वो बताती है उसके पति का नाम नौशाद अहमद है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति आखिरकार है कहाँ पर। तो वो कहती है कि वो रात से गायब हैं, रात से मिल ही नहीं रहे हैं। मैंने सब जगह सभी रिश्तेदारों से पूछताछ कर ली है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो अंदर घर के दहलीज पर खड़ी हुई है, पुलिस वाले बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने कोशिश की कि अंदर बैठ के तसल्ली से आराम से बातचीत करें, क्योंकि कई घंटे से लगातार इसी मामले में लगे हुए थे। लेकिन उस महिला ने ना पानी के लिए पूछा, ना ही घर अंदर आने के लिए पूछा। तभी पुलिस को कुछ शक होता है, कुछ सुबह होता है। पुलिस जैसे ही उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करती है, वो महिला ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पहले से ही सब कुछ जानकारी है। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं बताया था कि तुम्हारा पति कहाँ है, कहाँ नहीं है। उनको एक सूटकेस मिला है, सूटकेस के अंदर एक लाश मिली है। लाश 2 टुकड़ों में है, उसका आधा हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है। अब जैसे ही उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तो पुलिस कहती कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हमें पड़ताल करनी है। जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू किया, पुलिस को घर के अंदर एक और बैग मिल जाता है और उस बैग को पुलिस जब देखती है, खोलती है, तो उसमें खून था भारी मात्रा में। अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों पहले का ये गीला, उसमें खून अभी पूरी तरह से सूखा भी नहीं था। तभी पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस पूछती है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, कैसे मारा। अब पुलिस के जो सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिसके जवाब सामने वाला समझ नहीं पाता, इधर उधर घुमाने की बात करता है, और सीधा वो कुछ ही देर के बाद जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो पटरी पर आ ही जाता है। और रज़िया सुल्तान भी पटरी पर आ ही चुकी थी। जैसे रज़िया सुल्तान ने कहानी सुनाना शुरू किया, उसने कहा कि एक नौशाद जो कि इसी गाँव का रहने वाला होता है, जो उसके मामा का बेटा है और मैं उसकी बुआ की बेटी हूँ। ये साल 2014 से भी पहली बात है जब वो यहाँ आती थी और वो बुआ के घर जाता था। तभी दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उसे हमारे गांव में आना अच्छा लगता था। वो रहने वाली होती है ज़िला बलिया का, थाना बेलपरा और गांव पंडरी होता है, वहाँ की रहने वाली होती है। जब ये नौशाद अपनी बुआ के घर जाता था तो अच्छा लगता था, और जब ये अपनी मामा के घर जाती थी तो अच्छा लगता था। इसी बीच में नौशाद ने अपने परिवार वालों से कहा कि वो रज़िया सुल्तान से शादी करना चाहता है। घर वाले, परिवार वाले तैयार नहीं थे कि ये क्या उलट पुलट रिश्ते बनाने की तुम कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोनों ही ज़िद पकड़ लेते हैं और साल 2014 में आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, दरअसल जो नौशाद होता है वो 3 भाई होते हैं, एक का नाम दिलशाद, एक का नाम नौशाद, एक का नाम मंसूर होता है। मंसूर गांव से बाहर रहता है। नौशाद ये साल 2015 में दुबई चला जाता है नौकरी करने के लिए कंपनी के अंदर, और दिलशाद जो होता है इसका बड़ा भाई, वो भी बाहर विदेश में ही नौकरी कर रहा था। आखिरकार परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये दोनों 2014 में शादी कर लेते हैं। अब घर में खाने के लिए और बीवी का खर्च उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। जब ये विदेश चला जाता है तो विदेश जाने के बाद इसकी जो बहन है, बहन की शादी भी इसी गांव की में होती है। बहन का नाम है नूनहार, जो कि गांव के दूसरे सिमाने पर है, और ये दूसरे सिमाने पर है। इसका गांव में जो घर है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खेतों की तरफ है। जो पड़ोसी है, शायद ऐसा बताया जाता है कि पड़ोसी से भी बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। और ये रज़िया सुल्तान अपने ससुर के साथ ही रहती है। और वक्त आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो इसका जो भांजा होता है जिसका नाम रोमान होता है, रोमान से कहता है कि जाकर अपनी मामी से बातचीत कर लेना, उसको किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो सामान दिला लेना, उसे शहर जाना हो तो शहर में जाकर उसके जो काम है उसका काम कर लेना। अभी रोमान छोटा था और जब वो दुबई गया था तो जैसे जैसे रोमान बड़ा हो रहा है वैसे वैसे घर की जिम्मेदारी भी गांव में होने की वजह से वो उठा रहा था। अब वो मामी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, करीब इतना आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से ही मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। और इसके पीछे की जो वजह ये होती है, दरअसल एक साल में दिन होते हैं 365, और 365 दिनों में लगभग 10 या 15 दिन के लिए ही वो अपने गांव में आता था। बाकी के 350 दिन जो होते हैं वो दुबई में रहकर नौकरी करता था, वहाँ पैसे कमाता था, पैसे कमाकर भेजा करता था। यहाँ पत्नी के साथ जो रहता था वो 15 दिन होते थे या 10 दिन होते थे। अब उस 10 दिन में वो पत्नी का भी साथ दे रहा है, रिश्तेदारों के पास भी जाता है, दोस्तों के पास भी जाता है, या फिर पारिवारिक कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसका भी वो हिस्सा बनता है। और ये पता चल जाता है लगभग 1 साल पहले कि रोमान की जो उसकी पत्नी है
रज़िया सुल्तान से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई हैं, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं। रोमान भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था पढ़ने में ज़्यादा होशियार होता नहीं है और वो ड्राइवर का काम करना शुरू कर देता है, अपना कोई ट्रक चलाता है या कोई वाहन वगैरह चलाता है, वो उसे भी चलाता है, साथ में घर में मामी के साथ भी वो जब भी मौका मिलता था साथ रहता था। और किसी रिश्तेदार को इस बात की भनक नहीं लगती है क्योंकि वो घर का परिवार का बालक है, सगी ननद का लड़का है जो घर में कभी भी आ सकता है और कोई इस पर रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई शक नहीं, कोई किसी तरह का सुबह नहीं। आखिरकार 1 साल पहले ये बताया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इन दोनों के संबंधों के बारे में परिवार के लोगों को पता चल जाता है और जब पता चल जाता है तो इस रिश्ते को तोड़ने की, अब इसके घर में रोकथाम करने की पूरी तमाम कोशिश की जाती हैं। पंचायत जब लगती है तो वो अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि अब उसको 8 साल की एक बेटी भी हो गई, इसका नाम आतिमा या फातिमा नाम उसका रखा जाता है, और वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस रिश्ते को बना के रखा और अपनी पत्नी का ही साथ दिया और रोमान से कहा कि तुम अब घर मत आना। कुल मिलाकर ये रिश्ता वैसे चलने लगता है, लेकिन 1 साल जब बीत जाता है तो ये 8 या 9 अप्रैल को फिर से घर अपने वापस आता है और घर वापस आने के बाद आराम से रह रहा था। उसे बताया जाता है कि 22 अप्रैल के आसपास उसको जाना था, लेकिन 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया रोमान, और रोमान ने और उसकी जो प्रेमिका होती है, ये कहते हैं मामी होती है, उसके साथ मिलकर कत्ल का पूरा प्लान बनाया। और 19 अप्रैल 2025 की रात को जब खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता है, रात के 9 या 10 ही बजे होंगे, जैसे ही नौशाद अहमद ने वो खाना खाया, खाना खाते ही वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता। घर के अंदर उसकी बेटी भी है नौशाद की, उसका पिता भी है जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, साथ ही उसकी पत्नी भी है। और इसी रात में लगभग 2 बजे के आसपास रोमान जो होता है भांजा, वो घर पे आता है। घर आने के बाद सोते हुए के ही कुछ भारी वस्तु जैसे सिलबट्टा टाइप का बताया जाता है, वो पूरी ताकत से मारा जाता है। हालांकि वो जद्दोजहद करता है, फाइट करने की कोशिश करता है, मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही नशे में था। दूसरा, उसको कोई भारी वस्तु मारी जाती है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसको काट दिया जाता है और कुछ धारदार हथियार से उस पर लगातार वार किए जा रहे थे। जैसे वार किए जा रहे हैं, वार करने के दौरान ही उसको जो मर जाता है, प्राण त्याग देता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, तब रोमान और उसकी प्रेमिका जो होती है मामी रज़िया सुल्ताना, फिर वो दोनों मिलकर उसको एक बैग के अंदर पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैग छोटा था, उन्होंने सोचा कि 2 हिस्से करेंगे तो आराम से आ ही जाएगा, इसलिए वो पेट के जगह से उसको काट देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं। फिर उस बैग के अंदर पैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैग का साइज ही छोटा था, आदमी पूरा अच्छा मोटा ताज़ा था और वो उसके अंदर आ नहीं सकता था। अब उन्होंने उस लाश को कुछ आधे हिस्से को पैक करने की कोशिश की ताकि जो ब्लड लगातार बह रहा था उससे भी निजात मिल सके, और उस बैग को अलग उठा के रख देते हैं। तभी वो ट्रॉली बैग की याद आती है, जो बड़ा सा बैग वो अक्सर दुबई लेके जाता था और दुबई से लेकर आता था। वो कहती है उसकी पत्नी कि एक काम करो, तुम इसका यूज़ करो। अब रोमान और उसकी जो मामी होती हैं, उन्होंने बड़े बैग का इस्तेमाल किया, उसके अंदर उसको पैक किया। जब वो पैक कर रहे थे तब तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं उसके शरीर को और उसके अंदर बाकायदा पैक कर देते हैं। इसी बीच में जो रोमान होता है वो अपने एक दोस्त है जिसका नाम हिमांशु पुत्र जायसवाल होता है, सत्य प्रकाश, उस जो कि विशोली गांव का रहने वाला होता है, विशोली माफी का, उसको बुलाता है। वो अपनी बुलेरो कार लेके आता है, बुलेरो कार में वो बैग रखा जाता है। अब उस कार को लेकर ये उसमें बैग रखते हैं, बैग में लाश रखी होती है। अब उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 19 तारीख को आसपास के इलाकों में शादियां थीं। अब वो जहां जाएं वहीं पर उन्हें खतरा लग रहा था, डर लग रहा था। आखिरकार करें तो क्या करें, ऐसे चलते चलते लगभग 55 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है तरकलुआ, वहाँ पर एक गाँव लगता है पकड़ी छापर पटकोली। ये मदन के खेत में जाकर उस बैग को फेंक देते हैं। ये सोच कर आए थे कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे और जब तक ये लाश मिलेगी तब तक लाश का हश्र खराब हो चुका होगा, पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा और गांव के घर परिवार के लोग ये समझेंगे कि नौशाद अहमद दुबई चला गया है, आसपास का कोई शक नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके अंदर जो ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग पर एक बारकोड लगा हुआ था। वो बारकोड जो हवाई यात्रा करते हैं और उस बैग की पहचान करने के लिए जो बारकोड लगाया जाता है, उससे आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है। और जब कातिल पकड़ा जाता है तो पत्नी ही पकड़ी जाती है। वो दोनों होते हैं, जिसमें उसका रोमान होता है, साथ उसका दोस्त हिमांशु होता है। उसको गिरफ्तार करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। वो भी देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। अब बेटी की चिंता सता रही है कि आखिरकार बेटी कहाँ रहेगी, लेकिन जो बेटी की नानी है अपनी उस बेटी को लेकर अपने साथ चली जाती है, जिसकी बेटी ने उसको मारा है। अब उसी की बेटी को वो पालेंगे।
अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और